देश भर में आज मनायो जा रह्यो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नवी दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय समारोह में कया साक्षर होबासु लोग बने हैं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस माथे आज जयपुर में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम कर्यो गयो आयोजन। कौशल विकास रे जरिए आत्मनिर्भर बनवा वाला प्रशिक्षुआ ने प्रशस्ति पत्र देर कर्यो गयो सम्मानित। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी। भारत अबे ताईं 7 सोनारा पदक समेत 29 पदक कर्या आपरे नाम। अजमेर में भी भारी बिरखसू कई बांध विया लबालब फायसागर हाथीखेड़ा बांध में आई दरार। प्रशासन आरे सारेरा क्षेत्रवासियों ने कर्या अलर्ट। अरे प्रदेश में बरखासू जनजीवन वियो प्रभावित कई बांध लबालब होबासू करी जा रही है अतिरिक्त पानी की निकासी। धौलपुरा बोधपुरा गांवरी पार्वती नदी में डूबर 4 बालिका डूबी। नमस्कार, राजस्थानी खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबरां विगतवार। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस रे माथे नई दिल्ली में राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर्यो गयो। समारोह ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि साक्षर बनवासू लोग स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बने हैं। वे लोगांसू आह्वान कर्या कि कम से कम एक व्यक्ति ने साक्षर बनावे। हमें आज दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम एक को जरूर लिटरेट करेंगे और 6 महीने में करेंगे ताकि साल में 2 कर पाए। थीम तो बहुत ही बढ़िया है, मल्टीलिंगुअलिज्म। दुनिया में भारत के मुकाबले कोई देश नहीं है। वी आर अ यूनिक नेशन व्हेन इट कम्स टू रिचनेस ऑफ लैंग्वेज। I will appeal to states that have not adopted national education policy to rethink, revisit, because this national education policy is a game changer. This national education policy allows our youth to fully exploit their talent and energy, and it gives importance to all languages. अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस रे माथे आज जयपुर में जिला साक्षरता और सतत शिक्षा कार्यालय और जन शिक्षण संस्थान रा संयुक्त तत्वाधान में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। कार्यक्रम में 132 ब्लॉक समन्वयक समेत प्रशिक्षक और कई एनजीओ रा सहभागी उपस्थित रहा, जिन्हें वीडियो स्लाइड्स रे जरिए शिक्षा रो महत्व बतायो गयो। कार्यक्रम में कौशल विकास रे जरिए आत्मनिर्भर बनवा वाला प्रशिक्षुओं ने भी प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इन मौके राजस्थान शिक्षक संघरा सभा अध्यक्ष संपत सिंह, अर्जुन अवार्डी गोपाल सैनी समेत कई लोग मौजूद रहा। एक सुखद स्थिति है, कह सकते हैं कि एक तरीके से मूल्य युक्त नागरिक निर्माण और नागरिक के चारित्रिक उत्थान, इन समस्त आवश्यकताओं को साक्षरता के भाव से समेटकर एक राष्ट्रीय नागरिक निर्माण के संयंत्र के रूप में कैसे स्थापित हो, ऐसा एक चित्र यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत सरकार की जो योजना है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति साक्षर हों और उनमें जो टैलेंट है उस टैलेंट को अक्षर ज्ञान के साथ साथ उस टैलेंट को आगे लाएं। तो ये बहुत ही अच्छी प्रशंसनीय कदम है। इससे हमारे जो बैठे हुए सहभागी, उनमें विभिन्न क्षेत्रों में कई तरह की प्रतिभाएं हैं, तो इन प्रतिभाओं को ऊपर लाने का एक शुभ अवसर है। और सौभाग्य से आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, तो हम दोनों की सहभागिता से ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। यहाँ पे सभी 26 ब्लॉक्स के बीसीज उपस्थित हैं, वीटीज उपस्थित हैं, लर्नर्स उपस्थित हैं। उन सभी के सहयोग से हम इस प्रोग्राम को जन जन तक ले जाकर सफल बनाए, यही मेरी सबसे अपील है।
बिहार रा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज दौसा जिला रा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंचा, जठे वे बालाजी रा दर्शन कर देश में खुशहाली री कामना कर्या। इन बीच वे मीडिया से बात करता थका बिहार रा पहली रा मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव माथे कई आरोप लगाया। वे प्रशांत किशोर कानीसू करीगी टिप्पणी माथे प्रतिक्रिया देवता थका कया कि वे किणी भी पार्टी रा नेता नहीं है, अगर वणा किणी दल रा नेता होवे तो वणारी बात रो जवाब दियो जावे। देश में साक्षरता दर ने बढ़ावा खातर केंद्र सरकार कानीसू बरस 2022 में उल्लास नव साक्षरता कार्यक्रम शुरू करो गयो। इन तहत पूर्ण साक्षरता खातर कई काम करया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। साक्षरता किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक तरक्की का आधार होती है। एक साक्षर और शिक्षित समाज ही लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक और सामाजिक उन्नति के बारे में बेहतर तरीके से सोच सकता है। यानी समाज जितना अधिक साक्षर होगा, देश का विकास भी उतना अधिक होगा। हालांकि 2022 के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 7 वयस्कों में से एक यानी 76 करोड़ से अधिक लोगों में मूलभूत साक्षरता की कमी थी। निरक्षरता की विश्वव्यापी समस्या पर विचार विमर्श के लिए सबसे पहले 8 सितंबर 1965 को शिक्षा मंत्रियों की विश्व कांग्रेस की बैठक तेहरान में आयोजित की गई थी। इसके बाद अक्टूबर 1966 को अपने 14वें सत्र में यूनेस्को ने इस दिन यानी 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में घोषित किया। 1967 से हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 2024 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है बहुभाषावाद के जरिए साक्षरता को बढ़ावा देना। बहुभाषावाद दुनिया भर में काफी प्रचलित है और करीब 200 देशों में अनुमानतः 7,000 जीवित भाषाएं प्रयोग में हैं। हालांकि करीब 40% आबादी को उस भाषा में शिक्षा हासिल नहीं हो पाती जिसे वो बोलते या समझते हैं। बहुभाषावाद के संदर्भ में आपसी समझ और शांति को बढ़ावा देने में साक्षरता की कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है, इस पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 के दौरान व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। साक्षरता दिवस हालांकि पारंपरिक तौर पर सभी आयु वर्ग के लोगों में साक्षरता बढ़ाने के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन इस साल युवा और प्रौढ़ साक्षरता इस आयोजन के केंद्र बिंदु में है। पिछले 7 दशकों के दौरान भारत की साक्षरता दर में 4 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन ये अब भी विश्व औसत तक नहीं पहुंच पाई है। आजादी के वक्त जहां भारत की साक्षरता दर 18% थी, वहीं अब ये बढ़कर करीब 80% तक हो गई है, जबकि विश्व की औसत साक्षरता दर करीब 87% है। देश में 18 करोड़ से अधिक वयस्क अब भी साक्षरता हासिल नहीं कर पाए हैं। इस खाई को पाटे बिना पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्र प्रायोजित ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करेगा। उल्लास कार्यक्रम के तहत 15 साल के ऊपर के गैर साक्षर जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें साक्षर बनाया जाएगा। करीब 1038 करोड़ रुपए के अनुमानित परिव्यय के साथ इस कार्यक्रम को वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है। इस दौरान 5 करोड़ यानी हर साल 1 करोड़ लोगों को मूलभूत साक्षरता के साथ साथ वित्तीय और डिजिटल साक्षरता भी मुहैया कराना इसका लक्ष्य है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने देश भर में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप 2030 तक देश में पूर्ण साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बूंदी जिलारी एरू नदीरा पुनर्अस्तित्व में आवासों स्थानीय लोगों में खुशी रो माहौल है। खनिज और जल संसाधन विकास रा सहयोग सु करया गया विकास कामासू या नदी फेरू बहवा लागी है। पेश है बूंदी संवाददाता री एक रिपोर्ट।
बूंदी जिले में एरू नदी अब फिर से अस्तित्व में आने लगी है। आपको बता दें कि बूंदी जिले के डाबी इलाके में सैंड माइंस का कार्य होने के कारण खननकर्ताओं द्वारा नदी में मलबा भरने से एरू नदी का अस्तित्व खत्म सा हो गया था। लेकिन विठल सनाड्य ने 4 वर्ष पहले कोर्ट में नदी को अस्तित्व में लाने के लिए याचिका लगाई, जिसके बाद अब खनिज विभाग और जल संसाधन विभाग द्वारा एरू नदी का DMFT फंड से विकास कार्य किया जा रहा है। जो एरू नदी में जो पुरानी माइंस का मलबा पड़ा हुआ था, उसको भरने के लिए शासन के आदेशों से और PIL लगी हुई थी, उसके आदेशों के तहत हमने DMFT फंड से सैंक्शन कराते हुए 11 करोड़ 69 लाख रुपए, ठीक है, और उससे सैंक्शन होने के बाद में कार्य चालू है अभी। और जो इसकी डेप्थ की कैलकुलेशन की गई थी वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग की गई थी, जिसमें लगभग 6 लाख मेट्रिक क्यूबिक यहाँ से इनको हटाना है। शुद्धता बढ़ाने के लिए इसमें प्रशासनिक और WRD, चूँकि क्षेत्र है पूरा WRD का है, कार्यकारी एजेंसी भी WRD ही है, तो इसमें जो भी वृक्षारोपण है या इन तटों का दोबारा रिस्ट्रक्चर बनाते हुए इसके लिए एक अच्छा इसको रिसोर्सेज डेवलप करेंगे। पानी नदी का पुनर्जीवन करने के लिए हमने तो कानून की लड़ाई लड़ी है, और उसी लड़ाई से मेरे ख्याल से प्रेरित वो करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकार ने नदी पुनर्जीवन का काम शुरू किया है। इससे फायदा ये होगा कि कुओं का पानी का जो जलस्तर है वो अच्छा बढ़ेगा, और यदि नदी अविरल रूप से बहती है तो पानी का तो सबसे ज़्यादा फायदा ही है। तो आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि वास्तव में पहले तो नदी की ये हालत थी, जो डंप पड़े हुए थे, नदी का नामो निशान ही नहीं था, नदी खत्म हो चुकी थी। करीब 11 करोड़ की लागत से नदी के विकास कार्य को करवाया जा रहा है। वहीं अब नदी क्षेत्र में पानी का भराव शुरू होने लगा है, साथ ही पानी की धारा जल प्रवाह के रूप में बहने लगी है और नदी अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आने लगी है। माइनिंग का जो डंप था वो उससे इसको भर दिया गया था, जिससे ये नदी का फ्लो बंद हो गया था और नदी एक तरह से मृतप्राय हो गई थी। नदी में कोई पानी का फ्लो नहीं होता था। तो हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर हुई उच्च न्यायालय में। उसने उनके निर्देशों से, उच्च न्यायालय के निर्देशों से इसको डंप मेटेरियल को हटाने के आदेश दिए गए। उसमें ये कार्य करवाया जा रहा है। ये कार्य काफ़ी संतोषजनक है और हाई कोर्ट के आदेश से ये काम हो रहा है। हाँ, मतलब हम लोग इसमें काफ़ी प्रसन्न हैं और ये इस तरह का काम हर जगह होना चाहिए। जहाँ भी खनन का काम हो रहा है वहाँ इस बात को ध्यान रखा जाए कि कोई पेड़, नदी, तालाब, जो भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनको बचाया जाए, तभी हम विकास को संतुलित विकास कह सकते हैं। जल संसाधन विभाग के साथ जिला प्रशासनिक अधिकारी एरू नदी के जीर्णोद्वार कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नदी में जल भराव होने से यहाँ रहने वाले लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि नदी के अस्तित्व में आने से लांबा, पीपल और पीपलदा जैसे अनेक गांवों के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। गणेश चतुर्थी रे मौके बूंदी में गणेश महोत्सव समिति कानीसू शोभा यात्रा काढ़ीगी। लोकसभा अध्यक्ष विशेषाधिकारी राजीव दत्ता महाआरती कर शोभा यात्रा की शुरुआत की। शोभा यात्रा में कई प्रकार की झांकियां भी काढ़ीगी। हमारे गणेश जी भगवान रिद्धि सिद्धि बुद्धि के विधाता हैं, विघ्नहर्ता हैं, हमारे रक्षक हैं। हर शुभ काम में हम उनका नाम लेके शुरू करते हैं। घर घर में वो विराजते हैं और जिस तरह वो विराजते हैं ऐसे ही कोटा बूंदी के हर व्यक्ति के हृदय में विराजमान है। मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि उनका ये प्रेम या आशीर्वाद बूंदी की जनता पे सदैव बना रहे। राजस्थान रो जोधपुर आदिना वायुसेना युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति 2024 गुलजार है। इन युद्धाभ्यास में दुनिया रा कई देशों की वायुसेना शामिल वेरी है। 30 अगस्त से शुरू हुए वायु प्रशिक्षण अभ्यास 14 सितंबर तक आयोजित करो जावेला। पेश है एक खास रिपोर्ट। भारतीय वायुसेना के तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 के ओपन डे पर
भारतीय वायुसेना और अभ्यास में शामिल अन्य देशों की वायु सेनाओं ने अपना कौशल दिखाया। शो के दौरान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने अपने कौशल का परिचय देते हुए सटीक उड़ान का एक शानदार प्रदर्शन पेश किया। युद्धाभ्यास के दौरान पायलटों ने अपने युद्ध कौशल और क्षमताओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के साथ सुखोई 30 MKI स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इंडियन एयरफोर्स को मिलाकर टोटल 8 देश आए हुए हैं जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ रहे हैं, एक दूसरे की टैक्टिक्स सीख रहे हैं, चाहे वो क्लोज कॉम्बैट में हो चाहे वो BVR में हो। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। सारे लेसन्स हम एक दूसरे से सीख रहे हैं और अभी हमने काफी सॉर्टीज फ्लाई की हैं एक दूसरे के साथ एंड अभी तक हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के कारण इन दिनों जोधपुर का आसमान 3 रंग से रंगा हुआ नजर आ रहा है। युद्धाभ्यास में शामिल सभी देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं। ग्रुप कैप्टन सम्राट बताते हैं कि भारतीय लड़ाकू विमान तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए आत्मनिर्भर भारत का अद्भुत मिसाल पेश कर रहा है। हर मिशन से पहले सारे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो सारे मिलते हैं साथ में, मिशन की प्लानिंग होती है। मिशन उड़ने के बाद हम सारे फिर से साथ में मिलते हैं, मिशन की डीब्रीफ होती है जिसमें हम आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है कि आगे जाकर बेहतर कैसे बनना है। लर्निंग बहुत ही अच्छी रही है, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है हमें बाकी एयरफोर्सेस से भी, तो आगे जाकर डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगा ये। हमने सुखोई 30 की मैन्यूवरेबिलिटी देखी थी जो शुरुआत में हुई थी। उससे पहले हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग जो एयरफोर्स के लोग आए थे उन लोग से हमने मुलाकात करी, उनके एयरक्राफ्ट जाने, उनके जो वर्क ट्रेडिशन होते हैं वो सब देखा। उसके बाद में सूर्य किरण का ट्रेडिशनल जो हुआ, उसके बाद में अपना जो ALH अपना प्रचंड है, और फिर उसके बाद में उसके साथ साथ ही जो LCH हुआ था उन सब के भी हम लोग ने एक्रोबैटिक्स देखे थे जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो सुखोई का था, उसके जो मैन्यूवर्स थे बहुत बढ़िया लगे थे, और यहाँ पे जितने भी फ्लाइट्स जितने भी जेट्स हैं दूसरे कंट्रीज के बहुत बढ़िया है। तरंग शक्ति 2024 युद्धाभ्यास का पहला चरण अगस्त में तमिलनाडु में संपन्न हुआ था। भारत के सबसे बड़े बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति के पहले चरण में जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और UK की वायु सेनाएं शामिल हुई थीं। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2024 के तहत कई देशों की वायु सेनाएं अभ्यास कर रही हैं। इस वायु अभ्यास में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित दूसरे देशों की वायु सेनाएं साथ मिलकर एयर टू एयर तथा एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही हैं। आज विश्व फिजियोथेरेपी दिवस है। इन मौके वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अरुण शर्मा रो कहना है कि बदलती जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच लोगों ने कई तरह की बीमारियां रो सामो करना पड़ रही है। एड़ा में फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से नियमित व्यायाम लोगों ने बीमारियों से बचायो सके है। वे बताया कि फिजियोथेरेपी की नई तकनीक मरीजा ने स्वस्थ रखवा में सहायक वेरी है। फिजियोथेरेपी दिवस हर दिन मनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करें। आज भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें हर व्यक्ति कुछ न कुछ स्ट्रेस लेके चल रहा है। अपने कार्यकलाप में व्यस्तता होने के चलते हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा और बहुत सारे दर्द साथ में लेके चल रहा है। तो मेरा कहना है कि डेली हमको एक्सरसाइज करके, कुछ एक्सरसाइज अपने को करके, डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, साथ में वॉकिंग, साथ में अपना रूटीन बना के अपने आप को स्वस्थ रख सकता है और अपने एक विशिष्ट फिजियोथेरेपी की सलाह लेके अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। प्रतिदिन व्यक्ति को अपने फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, डेली वॉकिंग करें, डेली जो है 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर उसको चलना चाहिए। एक अच्छा खाना भी उसके स्वास्थ्य को मजबूत रखेगा और अच्छी नींद
व्यक्ति को मजबूत रखेंगे। इसमें नई नई तकनीक हमारे फिजियोथेरेपी में अभी आई हैं, जिनमें हम इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करके, कुछ मशीनों का यूज़ करके हम पेशेंट्स को सही करने में, उनका दर्द ख़त्म करने में हम लोग प्रयास करते हैं। जिसमें इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी है। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत अबार ताईं 7 स्वर्ण समेत 29 पदक आपरे नाम कर लियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजेता खिलाड़ियों से फोन माथे बात कर वाने शुभकामनाएं दीनी। पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। पुरुषों के जैवलिन थ्रो F41 के इवेंट में नवदीप ने शानदार प्रदर्शन किया और 47.32 के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दरअसल इस प्रतियोगिता में पहले ईरान के बेत सहाय सादेक ने स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, जिसके चलते नवदीप का रजत पदक स्वर्ण में तब्दील हो गया। ऐसा पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक में पुरुषों के जैवलिन थ्रो F41 कैटेगरी में पदक जीता है। वैसे नवदीप टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में चौथे स्थान पर रहे थे। ऐसे में इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार किया। वहीं एशियन पैरा गेम्स में भी नवदीप को चौथा स्थान हासिल हुआ था। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। महिलाओं की 200 मीटर T12 स्पर्धा में सिमरन ने कांस्य पदक हासिल किया। सिमरन ने 24.75 के पर्सनल बेस्ट के साथ रेस को पूरा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में देश का परचम लहराने वाले खिलाड़ियों से बात कर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार से बात कर उन्हें जीत पर शुभकामनाएं दी। आपने तो अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा और एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। जी सर, जी सर। नया एशियन रिकॉर्ड बना दिया आपने तो। जी सर, आपको बोला था सर कि अब की बार सर गोल्ड लेके आएंगे सर। हाँ, गोल्ड लेके आ गए आप। जी सर। लेकिन बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन लोग जरूर जानना चाहेंगे कि भाई टोक्यो में सिल्वर, जी सर, पेरिस में गोल्ड, तो प्रवीण में ऐसी कौन सी प्रवीणता है कि इस प्रकार से प्रगति इतनी हो गई? सर अब की बार माइंड सेट था सर कि मैं पछताना नहीं चाहता था सर कि मैं सिल्वर पर लेके जाऊं या फिर ब्रॉन्ज। बस इसी डर से सर मेरे को गोल्ड ही चाहिए था। जी सर। जर्नी में काफी मेहनत की होगी, नया कुछ सीखे होंगे। हाँ सर, बहुत सारी जी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर। इस 3-4 महीने पहले सर इंजरी भी हो गई थी टेक ऑफ लेग में, अब उससे भी थोड़ा हील किया। फिर वो प्रॉब्लम्स आई थी, अपने 2-3 कॉम्पिटिशन भी ख़राब हो गए थे, लेकिन हमने सारी चीज़ों को ठीक करके प्लानिंग्स की सर के साथ, सब कुछ ठीक हो गया सर। तो सतपाल जी पूरी तरह खुश हो गए होंगे आज तो? जी सर, जी सर। तो आपने तो उनको बहुत बड़ी भूमिका दे दी। जी सर, मेरे साथ में ही बैठे हुए हैं सर। नहीं, सतपाल जी ने बहुत मेहनत की है आपके पीछे, तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ। अच्छा, आप इंटरनेट का भी उपयोग करते थे सीखने के लिए? जी सर, मैं यूट्यूब वगैरह पे और ये ऑनलाइन साइट्स पे जाके मैं देखता रहता था। और उसके विषय में सतपाल जी से कोई चर्चा वगैरह करते थे? जी सर, हम साथ में देखते थे। सर हमें बता देते थे कि ऐसे ऐसे करना है, फिर मैं देख देता था, फिर मैं सर को बताता था, सर से पूछता था, फिर वो सारा सही से मेरे को बता देते थे, समझा देते थे कि ये ऐसे है, ऐसे है। चलिए, आपने पूरे देश का नाम रोशन किया है, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया, नोएडा का नाम रोशन किया। जी सर। और सतपाल जी की मेहनत पर आपने 4 चांद लगा दिए हैं। जी सर, उन्हीं की दुआ है सर। उन्होंने बनाया। आपको और सतपाल जी दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। जी सर, थैंक यू सर। अजमेर में भी भारी बिरखासू कई बांध लबालब वे चुका है। प्रशासक फायसागर हाथीखेड़ा बांध में दरार आबा माथे आरे सारेरा क्षेत्रवासियों ने अलर्ट कर दीना है। वठी किणी भी स्थिति से निपटवा खातर पुलिस प्रशासन रे साथ ही SDRF री टीम मौका माथे तैनात है। लोगों ने बांध रे आरे सारे जाबा सु रोक दियो गयो है।
पहले 26 पर थी दोनों चादरियाँ, फिर 75 बाद के महीने किया हुआ है। 75 बाद में ये दोनों चादरे की 2-2 फुट दीवार बना के एक गेट लगाया, 2 गेट तो उधर वाले पे और 4 इन पे। ये 75 बाद के महीने लगी है ये चादरे की ऊंचाई, 2 फुट ऊपर मुटगरी पहाड़ के ऊपर बनी है। 75 बाद की बनी है। 75 बाद के महीना 81 में घंटों 1.5 घंटों 81 में चली थी। उसके बाद कोई चादर नहीं चली। 81 के बाद अब चली है। हाँ, 81 में घंटों 1.5 घंटों चली थी। उसके बाद में कोई चादर नहीं चली। 1991 में दोनों चादरे की लेवलों में पानी आ गया, लेकिन चली नहीं। धौलपुर जिलारा मनिया इलाकारा बोथपुरा गांव रे कने पार्वती नदी में नहाबा गई 4 बेणा पानी में डूब गई। घटनारी सूचना मिलवा पर पुलिस प्रशासन अधिकारी मौका माथे पूंग्या अरे एसडीआरएफ री टीम बुलार रेस्क्यू ऑपरेशन चलायो। मनिया थाना अधिकारी नरेश शर्मा बताया कि ऋषि पंचमी रे मौका गांव री कई बालिकावां नदी में स्नान करवा गई ही। इन दौरान पैर फिसलवासु 4 बालिकावां पानी में बह के मौके पर आज ग्राम बोथपुरा की 4 बच्चियां अपने परिवार की महिलाओं के साथ नहाने के लिए पार्वती नदी में आई थी, जो अचानक पैर फिसलने से डूब गई हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। एसडीआरएफ और गोताखोरों के द्वारा तलाश की जा रही है। प्रदेश में बिरखासू राजधानी जयपुर समेत पूर्वी इलाका में जनजीवन प्रभावित वेरियो है। राजधानी जयपुर में भी तेज बिरखासू सड़का में 203 फीट ताई पानी भरियो। वटे पानी में वाहन फसबासू लोगों ने घनी परेशानियों सामनो करना पड़ो। अलवरा कठुमर में 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज करीगी। वटे कई बड़ा बांधारा लबालब होवासू अतिरिक्त पानी की निकासी करी जा रही है। मौसम विभाग आज और काले भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग में अधिकांश ठोरा माथे मध्यम सु तेज और कटे कटे भारी बिरखा होवारी संभावना जताई है। वटे 10 और 11 सितंबर ने कोटा और उदयपुर संभाग में कुछ एक ठोरा माथे भारी बिरखा हो सके है। अरे अब बुलेटिन की खास खबर एक बार फेरूं। देश भर में आज मनायो जा रही है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नवी दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय समारोह में कहा, साक्षर होबासु लोग बने हैं स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस माथे आज जयपुर में उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमों करो गयो आयोजन। कौशल विकास रे जरिए आत्मनिर्भर बनवा वाला प्रशिक्षुओं ने प्रशस्ति पत्र देर करो गयो सम्मानित। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों शानदार प्रदर्शन जारी। भारत समेत अबे ताई 7 सोनारा पदक समेत 29 पदक कर्या आपने नाम। अजमेर में भी भारी बिरखासू कई बांध दिया लबालब। फायसागर्रा हाथीखेड़ा बांध में आई दरार। प्रशासन आरे सारेरा क्षेत्रवासियों ने कर्या अलर्ट। अरे प्रदेश में बिरखासू जनजीवन व्यव प्रभावित कई बांध लबालो होवासू करी जा रही है अतिरिक्त पानी की निकासी। धौलपुरा बोधपुरा गांव री पार्वती नदी में डूबर 4 बालिका डूबी। इंडस आ गई राजधानी खबरों आ बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।